भारी बारिश और बाढ़ के बीच गुजरात के राजकोट में खतरे को नजरअंदाज करते हुए उफान पर बह रही एक नदी को पार करने की कोशिश में 2 लोग सैलाब के साथ बह गए। ये घटना एक दिन पहले राजकोट की लापसारी नदी पर बने पुल पर हुई, जो देखते ही देखते एक भारी भरकम गाड़ी को निगल गया। एक दिन पहले हुई इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया। गाड़ी में 3 लोग फंसे हुए थे। इनमें 2 लोगों को मदद के लिए गुहार लगाते देखा गया, पर गाड़ी तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये मौत के मुंह में जाकर उन्हें बचाने जैसा था। काफी चीख पुकार के बाद एक ट्रक ड्राइवर मदद के लिए किसी तरह तैयार हुआ। वो बाढ़ का रूप ले चुकी नदी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गाड़ी के पास पहुंचा। इसके बाद गाड़ी में फंसे लोगों को ट्रक पर चढ़कर जान बचाने के लिए कहा गया। एक आदमी तो इसमें कामयाब भी हो गया, लेकिन इससे पहले कि 2 और लोग अपनी जान बचा पाते, सैलाब गाड़ी को अपने साथ बहा कर ले गया। गाड़ी के साथ 2 लोग भी नदी में बह गए। एक शख्स तो सिर्फ कुछ सेकंड की वजह से ट्रक पर चढ़ने से रह गया और तभी से वो लापता बताया जा रहा है। पुलिस की तरफ से उसे ढूंढने के लिए तलाशी अभियान भी चलाया गया। घटना के जो वीडियो सामने आए, उनकी मदद से भी उसे ढूंढने की कोशिश की गई, क्योंकि एक दिन पहले हुए इस हादसे में 2 लोग नदी में बहे थे। घटना के वीडियो में भी दोनों को गाड़ी के साथ बहते हुए देखा गया। कुछ दूर तक दोनों साथ देखे गए। उनमें एक बहते हुए किसी तरह किनारे पर आ गया, जबकि उसका साथी ऐसा नहीं कर सका। वो बहते हुए कहां चला गया, ये गुत्थी उलझ गई। इस घटना के बाद उसे ढूंढने के लिए पुलिस की तरफ से आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। कानपुर मुठभेड़ के मुख्य आरोपी और कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर तीसरी बार पुलिस ने इनाम की रकम बढ़ाते हुए इसे 2.5 लाख रुपए कर दिया। विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले 72 घंटों से ढूंढ रही है, लेकिन उसके हाथ अब तक खाली हैं। जिसे देखते हुए पुलिस ने विकास दुबे पर इनाम की रकम एक बार फिर बढ़ा दी। कानपुर में चप्पे चप्पे पर उसकी तस्वीर वाले नए पोस्टर चस्पा कर दिए गए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी जिले में भी उसके पोस्टर लगा दिए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जो टोल प्लाजा है और महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर उसके फोटो को चस्पा किया जा रहा है। विकास दुबे 3 जुलाई को हुई कानपुर मुठभेड़ के बाद से ही फरार है और तब से अब तक 3 बार उस पर इनाम की राशि बढ़ाई जा चुकी है। इसे 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक किया जा चुका है। कोई भी अपराधी कानून से पूर्व में भी नहीं बचा है और ये भी नहीं बचेगा। आशंका है कि विकास दुबे चंबल के बीहड़ में भी छिपा हो सकता है, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश की पुलिस भी अलर्ट पर है। विभिन्न एजेंसियों से, विभिन्न अधिकारियों से हम लोग सतत संपर्क में हैं और वो जिस समय जैसा उनको सहयोग अपेक्षित होगा, हम तत्काल उपलब्ध कराएंगे। विकास दुबे की तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। पुलिस के मुताबिक 40 थानों की कुल 25 टीमें विकास दुबे की तलाश में जुटी हुई। नेपाल बॉर्डर पर भी पुलिस की तरफ से चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि वो भाग न सके। इसके अलावा पुलिस की मुखबिरी करने के मामले में भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक 3 पुलिस वालों को मुखबिरी के शक में निलंबित किया जा चुका है। पुलिस मुठभेड़ में इस्तेमाल हुए हथियारों का पता लगाने में भी जुटी। इसके लिए विकास दुबे के घर से मिले हथियारों की भी जांच शुरू हो गई। कानपुर रेंज के आईजी के मुताबिक ये हथियार विकास दुबे ने अपने घर की दीवारों में चुनवा रखे थे। फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में पूछताछ की। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले बताया था कि सुशांत की खुदकुशी के केस में संजय लीला भंसाली से भी पूछताछ होगी। और न्यूज़ 18 की खबर एक बार फिर बिल्कुल सही साबित हुई। संजय लीला भंसाली अपनी लीगल टीम के साथ कार में बैठकर बांद्रा स्टेशन के लिए निकले, लेकिन खुद पर लग रहे आरोपों पर उन्होंने कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने कार का शीशा तक नहीं खोला। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पूछताछ की जाने के लिए बुलाया गया है आपको सर, क्या रामलीला और बाजीराव मस्तानी के लिए जो है सुशांत का नाम फाइनल किया गया था क्या सर? आरोपों के मुताबिक संजय लीला भंसाली की कुछ बड़े बजट की फिल्मों में पहले सुशांत सिंह राजपूत को लिया गया था, लेकिन बाद में सुशांत को इन फिल्मों से बाहर कर दिया गया। तय वक्त पर संजय लीला भंसाली बांद्रा स्टेशन पहुंच गए। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली भी अब मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। करीब 3 घंटे तक हुई पूछताछ के बाद संजय लीला भंसाली स्टेशन से बाहर निकले, लेकिन बिना मीडिया से बात किए कार में बैठ गए। इंग्लैंड में कोरोना वायरस की वजह से 3 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद रेस्टोरेंट, पब और सैलून खुले तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालात में सुधार होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 4 जुलाई से लॉकडाउन में कुछ रियायतें देने का ऐलान किया था, लेकिन इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की थी।
मगर इसके बावजूद राजधानी लंदन में पहले ही दिन ज्यादातर रेस्टोरेंट और पबों का नजारा देखकर लगा नहीं कि लोगों पर प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर हुआ। 3 महीने से घरों में कैद लोगों को आजादी मिली तो वो ये ही भूल गए कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लोग सड़कों पर ही पार्टी करते नजर आए। न किसी के बीच 2 गज की दूरी दिखी और न किसी के चेहरे पर मास्क। लोगों का ऐसा जमावड़ा देखकर एक बार तो लगा कि मानो ये तस्वीर कोरोना वायरस के फैलने से पहले की हो। रेस्टोरेंट भी पूरी तरह भरे हुए नजर आए। हालांकि कुछ जगह लोग नियमों का पालन करते भी दिखे। एक तस्वीर में एक पब में पीपीई किट पहना एक कर्मचारी दवा का छिड़काव करता भी नजर आया। कई सैलून के बाहर भी लोगों की कतार दिखी, लेकिन हालत रेस्टोरेंट और पबों के बाहर लगे जमघट से बेहतर नजर आई। हालांकि वहां कई लोगों के चेहरे ढके नहीं दिखे, मगर सैलून के अंदर बाल काटने के लिए कर्मचारियों ने सावधानी जरूर बरती। पूरे यूरोप में कोरोना की सबसे बड़ी कीमत ब्रिटेन ने ही चुकाई है। वहां इस महामारी की वजह से 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार के दिन सावन की शुरुआत को लेकर शिव भक्तों में उत्साह नजर आया, लेकिन ज्योतिर्लिंगों में पहली पूजा आस्थावानों की भीड़ के बगैर ही हुई। तमाम मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों में इस बार विशेष पूजा से आम श्रद्धालुओं को दूर रखा गया और कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए आम श्रद्धालुओं को सुबह 5:30 बजे के बाद ही मंदिर में दर्शन की इजाजत दी गई। जबकि उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर के पट तो पौ फटने से पहले ही देर रात 2:30 बजे खुल गए और सावन के पहले सोमवार के मौके पर गर्भगृह चमेली के फूलों से चमकता दमकता दिखा। मंदिर के पुजारियों ने सबसे पहले महाकाल का परंपरागत तरीके से श्रृंगार किया। इसके बाद जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और पूजन हुआ। फिर भांग का विशेष श्रृंगार कर भस्म आरती की गई। इस दौरान गर्भगृह में शंख ध्वनि और मंत्र गूंजते रहे और मंदिर के पुजारियों ने बाबा महाकाल से कोरोना काल से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। समस्त जनता की ओर से भगवान महाकालेश्वर प्रार्थना की है कि भगवान महाप्रभु जल्दी से जल्दी इस वायरस को, इस बीमारी को इस संसार से मुक्त करे। कुछ ऐसा ही नजारा दूसरे शिव मंदिरों में भी दिखा। झारखंड के देवघर में भी इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ पहले जैसी नहीं दिखी। हालांकि कोरोना के डर के बावजूद सावन के मौके पर सैकड़ों भक्त मास्क पहनकर और आपस में दूरी बनाकर पूजा और दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते नजर आए। पहला दिन सावन का सोमवार होना यह अपने आप में खास है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस में जंगल में आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि आसपास के 200 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और शहर के एक बड़े हाईवे को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि जंगल में लगी आग फैलते फैलते हाईवे के बिल्कुल पास तक आ गई और जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में धधकता नजर आया। आग बुझाने के लिए कई दमकल कर्मी मौके पर नजर आए, लेकिन इतनी बड़ी आग को बुझाने के लिए जमीन के साथ साथ आसमान पर भी मोर्चा संभालने की जरूरत थी। ऐसे में हवा में कई हेलीकॉप्टर मंडराते दिखे जो आग पर काबू पाने के लिए केमिकल की बौछार करते नजर आए। बताया गया कि आग की वजह से 1000 एकड़ से भी ज्यादा का इलाका जलकर राख हो गया। लद्दाख में एलएसी पर लंबे वक्त से चल रहे तनाव के बीच चीनी सेना पीछे हट गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री से फोन पर हुई बातचीत के बाद एलएसी पर तनाव कम करने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। खबर है कि चीनी विदेश मंत्री से हुई अजीत डोभाल की बातचीत के बाद लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की फौज करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई और उसने वहां से अपने टेंट भी उखाड़ लिए। इसके अलावा एलएसी के ही हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा इलाके में भी गाड़ियों का जमावड़ा कम करते हुए चीनी सेना पीछे चली गई। हालांकि चीन की फौज के पीछे हटने की खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। बताया गया कि अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की बातचीत में यह भी तय किया गया कि दोनों देश सीमा पर शांति के लिए मिलकर काम करेंगे और एलएसी का सख्ती से सम्मान किया जाएगा ताकि वहां दोनों सेनाओं के बीच झड़प जैसे हालात दोबारा न बने। कानपुर शूटआउट के बाद यूपी पुलिस ने कुख्यात अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस ने कई अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर इनकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त करना शुरू कर दिया। और इसी की झलक जिले के बादलपुर में दिखी, जहां 14 मुकदमे झेल रहे एक आपराधिक गैंग चलाने के आरोपी की बसें जब्त कर थाने के अहाते में खड़ी कर दी गईं। 2 बसें आप यहां पर देख सकते हैं। ये दोनों बसें एक बड़े अपराधी की है। इस अपराधी का नाम है चंद्रपाल। इसी तरह अपराधियों का संगठित गिरोह चलाने के आरोपी और 10 मुकदमों में फंसे राजेश चौहान की गाड़ी भी थाने के बाहर नजर आई। कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए यूपी पुलिस की कई टीमें इलाके में लगातार गश्त करती दिखी
और ऐसी टीमों ने हत्या और रंगदारी के आरोपी अमित शर्मा और अरुण शर्मा जैसे आपराधिक गैंग चलाने वाले बदमाशों के प्लॉट कुर्क कर कार्रवाई के बोर्ड भी लगा डाले। अरुण शर्मा उर्फ सोनू शर्मा की ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से जो है गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस ने जब्त कर लिया है। यही नहीं, इन कुख्यात सरगनाओं के सुराग और उनकी संपत्तियों की निशानदेही के लिए पुलिस के अफसर और जवान गांव-गांव घूमते नजर आए। पुलिस ने दावा किया कि अब तक कुछ अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और लगभग 11.5 करोड़ की इनकी संपत्तियां जो इन्होंने अपराध से अर्जित की हैं उनको राज्य के हित में कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। अनलॉक 2 में कुछ पर्यटन स्थलों को छोड़ देश के बाकी सभी ऐतिहासिक इमारतों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। करीब 4 महीने पहले कोरोना के खतरे की वजह से इन इमारतों को बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही नए नियमों के तहत इन पर्यटन स्थलों को खोला गया, कई लोग वहां घूमने पहुंच गए, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से भी आई, जहां कुछ लोग एंट्री गेट के पास लगे बोर्ड पर QR कोड को स्कैन कर टिकट खरीदते दिखे। मकबरे के अंदर जाने से पहले उन्हें कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ा। उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया, उसके बाद उनके शरीर का तापमान मापा गया। लोग एक दूसरे से तय दूरी पर खड़े हो सकें, इसके लिए वहां घेरा भी बनाया गया। अंदर भी जब आप मकबरे में घूमने जाएंगे तो वहां पर एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अंदर भी गार्ड मौजूद हैं जो आपको एक जगह पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने देंगे। करीब 4 महीने बाद पर्यटन स्थलों के खुलने पर लोगों ने भी खुशी जाहिर की। हम आए हैं पर घर पे रह के जी बोर हो गए थे, कई दिनों बाद घूमने का मौका मिला। जापान के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए। लगातार बारिश की वजह से इस इलाके में बहने वाली नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी किनारे तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई इलाके तो पूरी तरह पानी में डूबे दिखाई दिए। सैलाब में कई पुल भी बह गए। सड़कों पर कई फीट पानी भरने से वहां खड़ी गाड़ियां डूब गईं। कई गाड़ियों की तो सिर्फ छतें ही नजर आईं। सामने आई एक तस्वीर में एक रेलवे स्टेशन में पानी भरा नजर आया। पटरियों पर पानी भरने की वजह से वहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। बाढ़ के अलावा जमीन खिसकने से भी वहां भारी नुकसान हुआ। मलबे की चपेट में आने से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। संपर्क कटने से लोग जहां तहां फंस गए। खतरे को देखते हुए हजारों लोगों को इलाका खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए। पंजाब के मोहाली में ऑनलाइन गेम PUBG के चक्कर में बच्चों ने लाखों रुपए गंवा दिए। वहां पिछले एक हफ्ते में 2 मामले सामने आए, जिनमें ऑनलाइन गेम PUBG के चक्कर में एक बच्चे के साथ 16 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, जबकि दूसरे बच्चे से 3 लाख रुपए की ठगी हुई। इन बच्चों ने बताया कि गेम के अलग अलग लेवल पर जाने के लिए उनसे पैसों की मांग की गई, जिसे पूरा करने के लिए एक बच्चे ने अपने पिता और दूसरे बच्चे ने अपने दादा के अकाउंट की डिटेल शेयर कर दी और उन्हें लाखों रुपए का चूना लग गया, जिसके बाद बच्चों के परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। बट इसमें तो असी तो यही रिक्वेस्ट करांगे कि जो तुसी बच्चों को कोई मोबाइल वगैरह या इंटरनेट वगैरह देंगे तो एटलीस्ट तुहानू पता होना चाहिए वो की खेल रहे। टाइम टू टाइम तुसी बीच बीच में उन्होंने देख लेना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर के छात्रों के लिए 10 जुलाई से होने वाली ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा का विरोध किया। छात्रों ने दावा किया कि कुछ दिन पहले जो मॉक टेस्ट हुए उनमें इतनी तकनीकी खामियां मिली जिसने परीक्षा के इस तरीके की पोल खोल दी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई टीचरों ने भी परीक्षा के इस तरीके को भेदभाव वाला बताया। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र तो ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ छात्र विरोध कर रहे हैं। इन छात्रों ने यूनिवर्सिटी के फैसले के खिलाफ कैंपस में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए कैंपस की दीवारों पर नारे लिख डाले। प्रदर्शनकारियों ने ओपन बुक परीक्षा को रद्द कर सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग की। इसको स्क्रैप किया जाए, 10% एडिशनल मार्क्स देके सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रमोट किया जाए। हालांकि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए पुलिस ने विरोध करने वाले छात्रों को रोका और उन्हें हिरासत में लेकर वहां से हटने को मजबूर कर दिया। लेकिन विरोध प्रदर्शन करने वालों को कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का साथ मिला और NSUI के कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। छात्रों को प्रमोट करो। छात्रों के विरोध को DU के कई टीचर भी जायज ठहराते दिखे। एक प्रोफेसर ने दावा किया कि इंटरनेट की दिक्कतों और कोरोना के खतरे के बीच बिना किताब के गांव घर जा चुके छात्रों के लिए परीक्षा का ये तरीका भेदभाव से भरा है। जरूरत नहीं है इसका, अपने आप में गलत है क्योंकि स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट नहीं करती है। मेक्सिको के किंटाना रू में एक विमान हाईवे पर जलकर राख हो गया। इस जलते हुए विमान के पास एक ट्रक से 36.5 करोड़ के करीब 400 किलो
कोकेन बरामद की गई, जिसके बाद शक जताया जा रहा है कि तस्कर प्लेन में सैकड़ों किलो ड्रग्स लेकर जा रहे थे, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और घने जंगलों के बीच एक हाईवे पर विमान आग की लपटों में सुलगता नजर आया। कहीं हवाई जहाज में कोई विस्फोटक तो नहीं, इस आशंका में सेना का एक जवान बंदूक थामे कुछ मीटर दूर से ही उस पर नजरें गड़ाए दिखा। जलते प्लेन की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक भी रुक गया। बताया गया कि यह विमान दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की तरफ से आ रहा था, लेकिन जैसे ही यह मेक्सिको के आसमान में दाखिल हुआ, वहां की सेना के रडार पर आ गया। मेक्सिको वायुसेना ने प्लेन का पीछा करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद विमान हाईवे पर हादसे का शिकार नजर आया।